नमस्कार, मैं संजीव श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में। दृष्टि आईएएस ने यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग के अलावा स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी अर्थात जो राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले परीक्षार्थी हैं, उनके लिए भी काफ़ी प्रोग्राम्स या कार्यक्रम शुरू किए हैं जिससे उनकी तैयारी में काफ़ी सहयोग मिले और दृष्टि आईएएस का यह प्रयास काफ़ी सार्थक है। इस संदर्भ में, इसी आलोक में दृष्टि आईएएस ने उत्तर प्रदेश के लिए भी, जो यूपीएससी के बाद सबसे बड़ा जनसंख्या वाला न केवल राज्य है बल्कि सर्वाधिक हिंदी माध्यम के परीक्षार्थी भी यहीं रहते हैं, इलाहाबाद, लखनऊ या और भी कई ऐसे सेंटर्स उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े सेंटर के तौर पे जाने जाते हैं। इसलिए नहीं कि वहाँ पे कोचिंग संस्थान हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वहाँ से चयन भी काफ़ी अच्छा होता है। ओवरऑल जो नंबर होता है परीक्षार्थियों के, चयनित परीक्षार्थियों का इन क्षेत्रों से अधिक होता है। इसीलिए दृष्टि आईएएस ने उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए भी इस प्रकार के कार्यक्रम को प्रारंभ कर रखा है। विशेष करके चूँकि कोविड-19 का समय चल रहा है, इसलिए ऑफलाइन क्लासेस बीच में तो बिल्कुल बंद ही चल रही थी, हालांकि अब प्रारंभ हो चुकी हैं। ऑनलाइन के माध्यम से भी दृष्टि आईएएस उन परीक्षार्थियों तक या विद्यार्थियों तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित करना चाहता है जो मन से तैयारी करते हैं, जो बहुत कमज़ोर पृष्ठभूमि से होने के बावजूद ये जज्बा रखते हैं कि उनका चयन होना चाहिए और निसंदेह उनका चयन हो सकता है। टीम दृष्टि का यह प्रयास यूट्यूब के माध्यम से, साथ ही साथ ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बड़ा ही सार्थक होता दिख रहा है। इसी संदर्भ में मैं संजीव श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए भूगोल और पर्यावरण के संदर्भ में जो क्वेश्चन आंसर का पैटर्न है या उसका उत्तर है, किस प्रकार से विद्यार्थियों को तैयार करना चाहिए, के संदर्भ में आया हूँ। इस बार हम लोग 2021 के प्रश्नों को, 2021 के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को देखेंगे। चूँकि लगभग 38 से 39 प्रश्न हैं भूगोल और पर्यावरण पारिस्थितिकी को मिलाने के पश्चात। इसके 4 खंड होते हैं और लगभग 4 सेक्शंस पे बांट करके इनको हम देखेंगे, अर्थात प्रत्येक सेक्शन में लगभग 9 से 10 प्रश्न करेंगे, क्योंकि उन प्रश्नों को केवल ए, बी या सी, डी उत्तर बता देना उचित नहीं होगा। आखिर उनका सोर्स क्या है, किस प्रकार से परीक्षार्थी अपने पहुँच को वहाँ तक सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत कम मेहनत में ही, हार्डवर्क तो परीक्षार्थी करते ही हैं, विशेष तौर पर इलाहाबाद के विद्यार्थी बड़े हार्डवर्क करते हैं, परंतु उनको थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क का टेस्ट भी हम लोग पहुँचाए, क्योंकि स्मार्ट वर्क से कम मेहनत में ही बेहतर गुणवत्ता को आप प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आपकी जो सफलता है वो आसानी से सुनिश्चित हो सके। 2021 के प्रारंभिक परीक्षा के जो प्रश्न हैं उनके लिए हम लोग 4 सेक्शंस में इनको देखेंगे। यूपी पीसीएस, पीटी 2021, इसको 4 खंडों में बांट करके हम लोग देखेंगे। सिंपली पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। जिस क्रम में प्रश्न आए हैं, अर्थात इस पर लगभग टोटल 39 क्वेश्चंस भूगोल एवं पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी को मिलाकर है। तो लगभग प्रत्येक खंड में 9 या 10 प्रश्नों को हम देखेंगे, उनको डिटेल में उनकी चर्चा करेंगे। हालांकि कुछ प्रश्न बिल्कुल तथ्यात्मक होते हैं, उसका तो उत्तर मतलब आपको सिंपली मैं बता दूंगा कि ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से आप तैयार करें। जैसे स्थानीय वायु पर भी कई प्रश्न आए हैं, जैसे फान, बोरा, मिस्ट्रल। एक चार्ट बना करके या विश्व के मानचित्र पे आप उसको समझ लें, उसके प्रभाव को समझ लें, तो आगे की तैयारी में आसानी होगी। और साथ ही साथ कम से कम एक प्रश्न, प्रायः मैंने देखा यूपी पीसीएस में कि अल्टरनेट ईयर तो आता ही है, यानी 2 वर्षों में एक बार इस प्रकार का एक प्रश्न वायु रसी लोकल विंड से आ ही जाता है। तो कुछ तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं जिनको इस प्रकार से आप तैयार करेंगे, लेकिन कुछ अवधारणात्मक होते हैं, कुछ मैप बेस्ड होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा आपको अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा। जैसे मैं अपने विद्यार्थियों को जब इलाहाबाद में विशेष करके मैं पढ़ाता था, लंबा अनुभव रहा है इलाहाबाद या उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को पढ़ाने का, तो उस संदर्भ में बताता था कि आप पर्यटन किया कीजिए, चाहे भारत हो चाहे विश्व हो। जैसे ब्लैक सी के कोस्टल जो रीजन्स में जो नेशंस वहाँ लोकेटेड है, उन पर भी इस बार एक प्रश्न आया हुआ है उत्तर प्रदेश पीसीएस के 2021 के पीटी में। तो ये चीज़ें जनरली याद नहीं होती और विद्यार्थी वहाँ बड़ा अनेबल फील करते हैं कि फिर याद कैसे होगा, और फिर तरह तरह की किताबें, मैगजीन्स को लेकर आते हैं। सिंपली है 7 ऐसे सी हैं
उन सातों सी के चारों ओर जो जो नेशंस हैं थोड़ा आपको देख लेना होता है। एक बार में 3 घंटे अगर आप मेहनत करें तो आपका तैयार हो जाएगा। और साथ साथ कभी कभी पर्यटन कर लिया कीजिए कि आज हम भूमध्य सागर घूमने चलते हैं, भूमध्य सागर के उत्तरी सीमा पर कौन कौन से राष्ट्र हैं, इसलिए आपको यह भी समझ में आएगा इटली के आसपास कौन कौन है या इटली के कौन कौन से आइलैंड्स हैं जैसे सार्डिनिया। विश्व के इतिहास को समझने में भी काफ़ी आपको सरलता या सहजता मिलेगी। तो थोड़ा सा भारत को, उत्तर प्रदेश को और साथ साथ विश्व को मानचित्र के माध्यम से घूमने का भी प्रयास कीजिए, क्योंकि इसको कंसेप्चुअल से भी ज़्यादा हम पर्यटन से जोड़ें तो और बेहतर रहेगा। कई प्रश्न कंसेप्चुअल होते हैं तो वहाँ भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो प्रश्नों को जनरली मैं 3 प्रकार के श्रेणियों में बांटता हूँ। जो प्रश्नों का प्रारूप होता है, एक होता है सामान्य या तथ्यात्मक प्रश्न। तथ्यात्मक प्रश्न जैसे उत्तर प्रदेश पीसीएस 2021 में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुरूप सबसे छोटा जिला कौन है। ये कंटेंट बेस्ड है और इसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये एक गाइडलाइन है कि आप इस प्रकार से प्रश्नों को तैयार करें तो आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो ऊपर से क्षेत्रफल के आधार पर 3, नीचे से क्षेत्रफल के आधार पर 3, छोटे से भी ले लें, बड़े से भी ले लें, जनसंख्या के वितरण के आधार पर, लिंगानुपात के आधार पर, साक्षरता के आधार पर, और प्रत्येक वर्ष कम से कम आप देखेंगे 2 प्रश्न तो यहाँ से आते ही आते हैं। तो ये तो रेडीमेड है, साथ में तथ्यात्मक है तो बहुत ज़्यादा पूरा लिस्ट आपको तैयार नहीं करना। सिंपली ऊपर से 3, हो सकता है टॉप वाले को हटा करके दूसरे वाले को पूछ दिया जाए, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न कम से कम 2 मिलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रेशियो, बड़ा रेशियो है। तो तथ्यात्मक प्रश्न हो गया। कुछ हो जाता है अवधारणात्मक, अर्थात जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, इसमें विद्यार्थी के मेंस की समझ का भी अंदाज़ा लग जाता है कि विद्यार्थी कितने मज़े हुए हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी यूपीपीसीएस में अक्सर आते हैं, क्योंकि यूपीपीसीएस को अक्सर यूपीएससी का छोटा भाई या बहन भी कहते हैं, क्योंकि जो यूपीपीसीएस का ट्रेंड है अब तो खासकर पिछले 3 वर्षों से बिल्कुल यूपीएससी के सिलेबस से मेल खाता हुआ। पहले भी था परंतु बीच में जो सरकारें थीं उन्होंने चेंज कर दिया था, मेंस को भी ऑब्जेक्टिव बना दिया था, जिससे प्रशासनिक अधिकारियों की गुणवत्ता पर भी काफ़ी हद तक नकारात्मक असर पड़ा था। तो अब फिर से यूपीएससी के पैटर्न पर ही है, और ख़ास करके कई विद्यार्थी जो हिंदी माध्यम से हैं, इंग्लिश माध्यम से भी, वो मान के चलते हैं कि यूपीपीसीएस की परीक्षा देने से हमें एक ट्रायल मिल जाएगा यूपीएससी के लिए। तो मेरा मानना है कि ट्रायल बिल्कुल न समझें। उत्तर प्रदेश भारत का एक बेहतर राज्य है, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बड़ी चुनौतियाँ हैं, बेहतर कार्य आप कर सकते हैं और आपके लिए बेहतर अवसर है कि आप उच्च रैंक के साथ चयनित हों। साथ में यूपीएससी भी दें। यूपीएससी में चयनित होने का मज़ा कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, परंतु यूपी भी बहुत कम नहीं है, कम तो मानेंगे ही, बहुत कम नहीं है। तो एक हो जाता है फिर अवधारणात्मक कंसेप्चुअल, और उसके अलावा हो जाता है या तो तथ्य प्लस अवधारणा जोड़ लें, या आप रीजनिंग बेसिस कह लीजिए कि आप किस प्रकार से रीजनिंग के बेसिस पे इसको बनाएंगे। कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग बेसिस पे बन जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस करेंट अप्लाइड होते हैं, अर्थात अद्यतन सूचनाओं वाले होते हैं। तो ऐसे प्रश्न तो खैर आप जैसे भी वर्गीकृत कीजिए, परंतु जो मूल रूप से होता है, एक इस पे हमें गहन रूप से सोचने की आवश्यकता होती है। इस पर विशेष रूप से, चूँकि ऐसे प्रश्न सभी विद्यार्थी नहीं बना पाते। आपको बढ़िया से पता है कि जो छोटे मोटे एग्ज़ाम्स को देते हैं, वैसे छोटा मोटा कोई एग्ज़ाम नहीं होता, जो नौकरी के लिए प्रयासरत हैं और एसएससी वगैरह का भी एग्ज़ाम देते हैं, वो पीसीएस की परीक्षा में बैठते हैं। तो उनका ये वाला सेगमेंट बड़ा महत्वपूर्ण होता है, स्ट्रांग होता है, चूँकि रट्टा मारने में बड़े माहिर होते हैं। तो यहाँ पे थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, यहाँ पर थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। तो ओवरऑल एक प्रश्नों का जो प्रारूप है थोड़ा समझते हुए, उनका सोर्सेज क्या हो सकता है उसको देखते हुए, वो हम सब डिस्कस करते चलेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। लगभग 39 प्रश्न है भूगोल और पर्यावरण से। यदि हम सेगमेंट्स को बांटेंगे तो प्रत्येक सेगमेंट में, चूँकि पहला 2021 के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों का ये पहला क्लास है, चारों में से 4 मैंने बताया ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इसलिए मैं थोड़ा सा बेसिक से बता दे रहा हूँ। इसमें ये होगा कि जो भूगोल है यूपी पीसीएस पीटी, अब सिंपली 2021 है, 21 तो मैंने लिख दिया, बाकी पीटी से कंसर्न हो जाएगा। तो इसमें जो सेगमेंट बनेगा, एक बनेगा विश्व का भूगोल, यहाँ से ठीक ठाक प्रश्न आएगा। विश्व का भूगोल,
दूसरा बनता है भारत का भूगोल, तीसरा बनेगा उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश का भूगोल। तो ये भूगोल के तो 3 श्रृंखला हो गए क्रमिक, विश्व से भारत और भारत से उत्तर प्रदेश की ओर चले। और जो चौथा सेगमेंट है वो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी का। और उत्तर प्रदेश में भी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के प्रश्न हल्के नहीं आ रहे हैं। हालांकि यूपीएससी से थोड़े तो आसान होते हैं, परंतु फिर भी हल्के नहीं आ रहे हैं और उनकी संख्या भी ठीक ठाक होती है। इन चारों को मिलाने के पश्चात ऑलमोस्ट 39 क्वेश्चंस हैं। और जो बाकी स्ट्रेटजी है उत्तर प्रदेश के पीटी की, फर्स्ट पेपर का, सेकंड पेपर का, वो डिटेल में पहले डिस्कस किया जा चुका है सिलेबस के अंतर्गत। या एक वीडियो मेरा उत्तर प्रदेश के भूगोल और पर्यावरण पारिस्थितिकी के सिलेबस पर भी है। पीटी के लिए अलग है, मेंस के लिए अलग है। तो पीटी के लिए किस प्रकार की स्ट्रेटजी बनाई जाए, पहले सिलेबस में जो यूपीपीसीएस अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गाइडलाइंस दिया है, उसके अलावा प्रश्नों का जो प्रारूप है आने का, उन दोनों को जोड़कर अंतर संबंधित कर एक ट्रेंड बना करके मैंने आप तक उसको संप्रेषित किया है, कम्युनिकेट किया है वीडियो के माध्यम से। वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसके अलावा मुख्य परीक्षा में क्या पैटर्न होना चाहिए, तो जो लोक सेवा आयोग ने, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो सिलेबस में मेंशन किया है टर्म्स को, इसके साथ साथ 3 बार नए पैटर्न पे मुख्य परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का हो चुका है। उन दोनों को अंतर संबंधित करके यहाँ तक कि इस बार जो QIP अर्थात क्रैश कोर्स का मैंने क्लास लिया था, उसमें बड़ा स्पष्टता से टॉपिक्स बता करके यह भी बताया था कि ऑलमोस्ट क्वेश्चन 60 से 70% क्वेश्चन क्लास से आ जाएंगे। आप क्लास करके देखिए, क्योंकि यूपीपीसीएस या उत्तर प्रदेश पीसीएस में ऐसा अक्सर होता है, न केवल गेस, चूँकि थोड़ा आसान होता है मेंस के सिलेबस को डिमार्केट करना, तो ओवरऑल देखते हुए उनको एक गेस के तंत्र कर लाना। और काफ़ी हद तक टॉपिक वो पढ़ा भी दिए गए थे जिन टॉपिक से प्रश्न आने की संभावनाएँ होती हैं। तो वो वीडियो भी देखिए, आपको तैयारी के अंतर्गत एक बेहतर गाइडलाइंस या मार्गदर्शन मिलेगा। तो ओवरऑल यही है 4 सेगमेंट प्रश्नों के अंतर्गत। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नों की ओर, अर्थात जो पहला प्रश्न है, पहला और दूसरा प्रश्न उत्तर प्रदेश स्पेशल है, उत्तर प्रदेश के भूगोल से आप कह सकते हैं, आसान है। जैसे पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के विकास को बड़े निष्ठुरता और कड़ाई के साथ, निष्ठुरता तो नहीं कहेंगे, कड़ाई के साथ, प्रतिबद्धता के साथ, गुणवत्ता तो है ही, क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कई बार सुर्खियों में इसलिए आ जाते हैं, कहीं बुलडोजर चलवा देना या कुछ भी। हालांकि ये चीज़ें उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कई बार आवश्यक हो जाती हैं। जैसे बच्चा कई बार बदतमीजी करता है तो पेरेंट्स एक आध थोपी देते भी हैं, या आप चिरपरिचित होंगे इन चीज़ों से। हालांकि लोकतंत्र है, कल्याणकारी राज्य है, तो इन सभी में एक साम्यता बिठा के ही चलना चाहिए। तो जनसंख्या नियंत्रण, साथ में ध्यान रखिएगा टर्म जो है नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण, अर्थात तीनों चीजें एक साथ शामिल हैं। नियंत्रण भी होगा, जो समृद्धि दर है जनसंख्या का वो स्थिरता को भी प्राप्त करेगा, और साथ में इन दोनों के कारण से कल्याण की अवधारणा भी फलीभूत होगी। विधेयक 2021 ये इसी वर्ष लाया गया है के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या है? तो पहला, इस विधेयक का उद्देश्य है 2026 तक, ये पहले भी ऐसे किया गया था, जन्म दर को 2.1 प्रति हजार लाया जाए। ये उद्देश्य उत्तर प्रदेश ने कई बार फिक्स किया, परंतु 26 तक विशेष तौर पे अभी जो विधेयक आया है उसमें यह बात सत्यापित हुआ है। ठीक है, कम करना है। और दूसरा है, यानी ये सही है, वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। वर्तमान में, अर्थात इसी को घटा करके इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो ये भी सही है। अगर ये कम होता, जैसे 2.2 भी होता, 3 भी होता, तो ये बहुत चिंतनीय मुद्दा नहीं होता। तो पहला इसको घटाना है, तो नियंत्रण करना है, स्थिरीकरण करना है, और साथ में कल्याण, इन्हीं दोनों से फिर कल्याण भी होगा। तो ऑलमोस्ट ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए उत्तर हो जाएगा केवल, मतलब 1 और 2, 1 और 2। ठीक है, सी। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने वेबसाइट पे इसका उत्तर डाल भी दिया है, परंतु इसको थोड़ा सा मैं विश्लेषित कर दे रहा हूँ। हालांकि इसको भी मैं तथ्यात्मक ही मानता हूँ, परंतु जो करंट अप्लाइड है, जैसे 21 चल रहा है, 21 में ही पीटी का परीक्षा हुआ था, तो ओबियसली इस प्रकार के किसी विधेयक पे आपकी पैनी निगाह होनी ही चाहिए। तो चलते हैं लोग दूसरे प्रश्न की ओर।
दूसरा प्रश्न है, वो है स्थानीय पवनों पर है, और क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए, स्थानीय पवन, जैसे शुरू में ही मैं आपको बता रहा था प्रश्न के प्रारूप में, ट्रेंड में, तो आपको एक लिस्ट लेकर के दो प्रकार से इसको बनाना चाहिए। पहला इधर स्थानीय पवन का नाम, जैसे इसमें भी है, जैसे हो गया फॉन या बोरा या मिस्ट्रल, उसी प्रकार से इनका भी नाम है। और इधर राष्ट्र का नाम, और साथ में ही राष्ट्र के नाम, साथ में इनको मानचित्र पर भी आप लोकेट कर लीजिए। तो ऐसे प्रश्न जो कंटेंट बेस्ड होते हैं, तथ्यात्मक होते हैं, मैंने कहा 10 से 20 आते हैं तो रेडीमेड आपको मिल जाएंगे। अब देखिए, लेवेस स्पेन में चलता है, और ये जब चलता है तो स्पेन में हल्की फुल्की वर्षा भी कराता है, क्योंकि सागरीय से तटीय प्रदेश की ओर आता है ये। बिग फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने के लिए प्रसिद्ध है, बिग फील्डर। साथ में ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका में, ब्लैक रोलर हो गया, ब्लिजार्ड हो गया, ये सब बड़े फेमस हैं उत्तरी अमेरिका में प्रवाहित होने के लिए, तो ये भी सही है। लेकिन जो शामल है वो ऑस्ट्रिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है, तो ऑस्ट्रिया में शामल नहीं चलता, और कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो ये वाला उत्तर हो जाएगा। अर्थात शामल सुमेलित नहीं है ऑस्ट्रिया से, ये कहीं और से है। क्लियर हुआ? तो ओवरऑल इसका उत्तर हो जाएगा डी। अब ये चलता कहाँ से है, थोड़ा ये सोचिए। तो शामल है, या आप नाम सुने होंगे जो बद्दू जनजाति हैं अरबियन प्रदेश की या पेनिनसुला की, या ईरान तक उनका विस्तार पाया जाता है, बद्दू, वो काफ़ी इस पवन से प्रभावित होते हैं। जैसे पर्शियन गल्फ का नाम सुना होगा आप लोगों ने, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, वहीं पर ये पवन चला करता है, जिससे वहाँ के जो लोकलाइट्स का मतलब से बद्दू, वहाँ का एक ट्राइब है, लोकल ट्राइब, या जो कारवां चलाने वाले लोग हैं, उनको शामल नामक पवन से काफ़ी कठिनाई होती है ना। ओवरऑल थोड़ा सा एक कंटेंट बेस्ड है, और दोनों चीज़ जब लेके आप चलते हैं तो आपको याद जल्दी हो जाता है। एक तो उस पवन का प्रवाह कहाँ है, दूसरा उस पवन के प्रवाह से हानि होता है या लाभ होता है। जैसे किस पवन को या स्थानीय वायु को डॉक्टर कहते हैं, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। डॉक्टर क्यों कहते हैं? भाई ओबियसली जो ह्यूमिडिटी को कम करके लोगों के तबीयत को ठीक करता है, इसलिए उसको डॉक्टर कहते हैं, हरमटम को, है ना। थोड़ा ऐसे मतलब कहाँ उसका प्रवाह है, साथ साथ उसका प्रभाव वहाँ के स्थानीय लोगों पर, कृषि पर, पशुपालन पर क्या हो सकता है, थोड़ा इस प्रकार से भी हम समझेंगे तो जल्दी याद भी होगा और थोड़े लंबे समय तक स्थायी रूप से दिमाग में रहेगा। तो यही था दूसरा प्रश्न। अगला चलते हैं हम लोग। देखिए, ये सुमेलित नहीं ऐसे है, और सुमेलित नहीं है में ये जनजातियों को लेकर के, अर्थात जो नेटिव्स होते हैं ना, उनको लेकर के है। देखिए, जो अलास्का है, कोरियोक, हालांकि जैसे आपने नाम सुना होगा, मैं बता दूं, कज्जाक बेसिकली कजाकिस्तान की प्रजाति है या जनजाति है। कज्जाक, उज्बेकिस्तान की है, लेकिन उज्बेकिस्तान में डोमिनेंट है। इसका मतलब ये मत समझिए कि उज्बेक कजाकिस्तान में नहीं है, उज्बेक रशिया में नहीं है, वहाँ पे डोमिनेंट, जैसे नागा, तो नागाज नागालैंड में डोमिनेंट हैं, बट नागाज इसके अलावा थोड़े बहुत कम संख्या में ही अन्य छोटे छोटे उन क्षेत्रों में भी हैं, जैसे मिजोरम भी हो गया, या कुकीज़ हो गए, या बोडोज हो गए। बोडोज असम में सबसे डोमिनेंट है, परंतु बोडोज आपको थोड़े बहुत नागालैंड में भी, हालांकि अब तो पलायन का हो रहा है, कई उसके कारण हैं। तो वैसे जो ट्राइब्स हैं उनकी बात की जा रही है। तो जो अलास्का है ना, अलास्का के, जैसे आप देखेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे समझिए, जैसे ये अपना भारत है, ये कोरिया हो गया, यहीं पर कमचटका आइलैंड है। जब भी आप लोग ओशनोग्राफी में पढ़ाता हूँ ये बताता हूँ। और ये वाला रीजन है नॉर्थ अमेरिका का, अलास्का, ये वाला। तो बेसिकली पहले जो कोरियोक थे उन्हीं की कुछ प्रजातियां इधर भी थी, परंतु ये जो कमचटका प्रायद्वीप है ना, ये जो कमचटका प्रायद्वीप है, कमचटका,
ये मूल रूप से डोमिनेंट वहीं पर रहे हैं। आ रहा है समझ में? जो कोरियोक है मूल रूप से डोमिनेंट रहे हैं कमचटका प्रायद्वीप, जो एशिया में है, जो रशिया का है प्रायद्वीप। अलास्का में यह काफ़ी कम है, बहुत रेयरेस्ट। अब तो खैर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहले अलास्का जो था वो रशिया का ही था, उस समय यूएसआर हुआ करता था, परंतु यूएसए ने यूएसआर से या रशिया से इसको परचेज कर लिया, खरीद लिया। अब ये हो गया यूएसए का। उसके बाद से जो कोरियोक थे उनका पलायन हो गया कमचटका में, अब वो वहाँ प्राय नहीं है। तो एक तो यहीं पर उत्तर मिल गया, सुमिलित नहीं है, अलास्का और कोरियोक का, है ना। दूसरा हम देखते हैं बोर्नियो। तो पुनाना वहाँ की सबसे फेमस प्रजाति है या जनजाति है, पुनाना। ये शिकारी संग्रहकर्ता हैं, अर्थात ये फूड हंटर्स एंड गैदरर्स बोला जाता है इनको, अर्थात ये इकट्ठा करते हैं, पशुपालन करते हैं। अभी भी ये बहुत सेटल्ड लाइफ नहीं जीते, हालांकि इनका कुछ भाग काफ़ी विकसित भी हुआ है। बोर्नियो इंडोनेशिया के उत्तर में आप देखेंगे, जावा द्वीप के उत्तर में है ना। ओवरऑल जो पुनाना है वो बोर्नियो का ही है। अरब के मरुस्थल में रुआला, बद्दू, ये सब बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जो हम बता रहे थे ना इसके पहले कि उस कारवां चलने में परेशानियां करते हैं वो, तो अरब के मरुस्थल में रुआला पाए जाते हैं। और स्वीडन तथा फिनलैंड में लैप्स, ये बेसिकली लकड़ी काटने वाले भी कहे जाते थे, लैप्स। तो ये तीनों तो सुमेलित हैं। कौन नहीं है? तो अलास्का और कोरियोक, अर्थात कोरियोक हो जाता है कमचटका प्रायद्वीप से, कमचटका प्रायद्वीप। और फिर मैं कह रहा हूं ये भी कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आप विश्व के प्रमुख जो जनजाति हैं उनको एक स्पेशल नोट्स भी मैं देता था, दृष्टि आईएएस से भी मिलता है, उसको आप देखिए, दृष्टि के बुकलेट में है। एक साथ करीबन 26 ऐसे जनजाति हैं, तो आपको लगेगा 26 हैं, परंतु 2-3 बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। उनको वर्ल्ड के मैप पे भी सेट कर लीजिए। तो ओवरऑल एक क्वेश्चन अल्टरनेट ईयर यहाँ से या 3 साल में एक बार तो मिनिमम आता ही है, इसी से फिर आएगा। जब इतने कम समय में ही आ रहा है, क्यों ना इसको बेहतर प्रकार से प्रिपेयर कर लिया जाए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेकोंग नदी, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मेकोंग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या नहीं है? मैपिंग से देखिए स्पष्ट तौर पे प्रश्न है, और मैपिंग पढ़ने में मजा भी आता है क्योंकि इसके माध्यम से आप विश्व को जान रहे होते हैं। और भारत तो फिर भी जो बहुत कौशल विद्यार्थी हो जान लेते हैं, विश्व को केवल एटलस देखने से नहीं होगा। आप जैसे महसूस कीजिए, एक कल्पना कीजिए कि नाव लेकर के हम नदी में उतर पड़े, और उतरने के बाद कहाँ कहाँ से वो नदी कहाँ कहाँ से किस प्रकार से होकर गुजरती है। तो बेहतर है पहले हमको थोड़ा सा पर्यटन का वो झलक दिखाते हैं। चलते हैं एक मैप को दिखा के। ये देखिए, ऐसे मैप है। तो यहाँ पे तिब्बत का पठार है। तो सबसे पहले तिब्बत के पठार से नदी उत्पन्न होती है, तिब्बत के पठार से। और ध्यान रखिएगा, अगर ये नदी नामचा बरवा के निकट से ही गुजरती है, नामचा बरवा के वेस्ट से ब्रह्मपुत्रा एक दक्षिण की ओर घूमती है और वो भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से, और नामचा बरवा के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से अर्थात उत्तर पूर्व से ये मेकोंग नदी गुजरती है। यदि किसी दिन ऐसा हुआ, बहुत बड़ा भूचाल या भूकंप आया, तो हो सकता है मेकोंग नदी फिर भारत में आने लगे, क्योंकि तिस्ता पहले गंगा की सहायिका थी, परंतु आज वो ब्रह्मपुत्रा की सहायिका है। पर्वतीय प्रदेशों में नदी अपहरण की घटनाएं जल विभाजकों को अपर्दित करके चलती रहती हैं, या किसी बड़े भूकंप से जल विभाजक स्वतः ही टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया में नदियों का स्थानांतरण या दो बड़ी नदियों का मिलन हो जाता है। एनीवे, फिलहाल ये सुखद हो सकता था, इसलिए मैंने कहा तत्काल तो आपदा ही आएगा। तो तिब्बत के पठार से उत्पन्न हो रही है। यहाँ पे आप राष्ट्र का नाम देख रहे हैं, म्यांमार। और भारत ने गंगा मेकोंग परियोजना शुरू किया था। उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो क्रैश कोर्स चला था उसमें मैंने इस पर चर्चा भी किया था। एक सांस्कृतिक पहल था भारत का, परंतु एक रिम बनाने की प्रक्रिया थी ताकि चीन को हिंद महासागर के भू राजनीति में प्रवेश न करने दिया जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये मेकोंग का ये वाला प्रदेश है, यहाँ पे आता है फिर लाओस, यहाँ पे थाईलैंड, तो ये देखते चलिए आप, साथ में कंबोडिया, और ये हो जाता है वियतनाम। तो इस मैप को देखने से ये तो समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ से नदी होकर आ रही है, परंतु अब इस मैप को देखिए, यहाँ पे आपको लगेगा कि ये कंबोडिया से होती हुई अंत जाके मिल जा रही है, ये डेल्टा बना रही है, तो ये कंबोडिया में ही होगी। लेकिन जब इसका अगला मैप आप देखेंगे तो और बेहतर प्रयास क्लियर होगा। देखिए,
लाओस के साथ साथ ये नदी ऐसे आ रही है तो ऑब्वियसली थाईलैंड, साथ में कंबोडिया, और यहाँ पर जहाँ ये मुहाना डेल्टा बनाती है तो ये पूरा का पूरा इधर का जो तटीय प्रदेश है वो बेसिकली वियतनाम का है। जबकि सामान्य जो पॉलिटिकल फिजिकल मैप होते हैं उसमें यही लगता है कि कंबोडिया का ही ये पार्ट होगा, परंतु देखिए तटीय प्रदेश पूरा का पूरा जो ईस्ट एंड साउथ का है वो किसका है? वियतनाम का है। ये आपका रहा कंबोडिया और ये थाईलैंड। तो लाओस, म्यांमार तो है ही, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम, ये सबको कवर अप करता है। ओवरऑल जब मानचित्र के माध्यम से आप समझते हैं, एक पर्यटन करते हैं कि पहले मैं तिब्बत के पठार से चला तो तिब्बत अब चूँकि चीन का भाग बन चुका है तो चीन के कुछ सांस्कृतिक प्रदेशों को देखता हुआ घूमता हुआ, हालांकि बैरन लैंड है, पूरा बंजर है। उसके बाद म्यांमार के बॉर्डर से होते हुए मैं आगे बढ़ा तो फिर जिन जिन राष्ट्रों से गुजरा वहाँ की संस्कृति को देखा। बैडमिंटन काफ़ी खेलते हैं वो राष्ट्र, बड़ा बैडमिंटन खेला, कुछ इसी प्रकार का मोमोज आदि खाया, और लास्ट में यहाँ पर डेल्टा के पास तो जब कंबोडिया से आगे बढ़ा तो फिर से वियतनाम आया और लगभग 155 किलोमीटर की यात्रा करने के पश्चात मेकोंग नदी समुद्र से मिल रही थी, वहीं पर मेकोंग नदी का डेल्टा था। और पूरा का पूरा चावल का कृषि प्रदेश है जहाँ जहाँ से मेकोंग नदी गुजरती है। ठीक है, अब आप प्रश्न को देखिए तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन है, मेकोंग का उद्गम तिब्बत के पठार से है। मेकोंग का उद्गम तिब्बत के पठार से है, ये क्लियर है? सही है। मेकोंग का डेल्टा दक्षिणी कंबोडिया में स्थित है। अब आपको क्लियरली मैंने दिखाया कि वो कंबोडिया नहीं है, वो है वियतनाम, क्योंकि तटीय प्रदेश में कंबोडिया ना होकर के वियतनाम है। तो जब भी आप ऐसे यात्राएं करते हैं ना तो आपके मेमोरीज में सेट हो जाती है। और ये प्रश्न आने के बाद बताना आसान है, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, परंतु मैंने कहा ना ट्रिक कि आप यात्रा करिए कि लास्ट में मैंने देखा जैसे हुआ, गोंचू, ये सब सिटीज़ हैं वियतनाम के, है ना। पूरा ये जंगल प्रदेश है और धान का कृषि प्रदेश है, चूँकि वर्षा भी यहाँ पे 170-80 cm वार्षिक होती है। वियतनाम चावल के उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान रखता है, इसलिए भी चर्चाओं में आया था क्योंकि 2020 में वियतनाम में भारत से चावल का आयात किया था। ये प्रथम बार हुआ था जब वियतनाम ने भारत से चावल का आयात किया, तो वियतनाम चर्चाओं में आ गया था। और मैंने उस समय भी कहा था विद्यार्थियों को कि आप वियतनाम या फिर दक्षिण पूर्वी एशिया जो एशियाई राष्ट्र हैं उनको मानचित्र कार्य के अंतर्गत प्रिपेयर करें, वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होगी। और देखिए, इसलिए नहीं कि मैंने कहा था, क्योंकि एक गेस होता है, हम एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना शुरू करते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस के आने का पैटर्न बन सकता है, और मेकोंग से इसको जोड़ करके पूछ दिया गया। जब इसके मैप की आप आइडिया रखते हैं, क्योंकि इसमें झिकझाक काफ़ी, इधर लाओस हो जाता है, इधर थाईलैंड हो जाता है, फिर इधर होता है कंबोडिया, तो हम केवल कई बार लाओस को ही सोचते हैं, थाईलैंड को इधर सोचते हैं, और ये वाला पूरा का पूरा इधर म्यांमार हो जाता है, इधर थाईलैंड हो जाता है। थोड़ा मानचित्र के साथ आप पर्यटन करें तो बेहतर होगा और आसानी से आपको उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। दक्षिणी कंबोडिया ना वियतनाम है, तो इसका उत्तर होगा केवल एक, केवल एक, है ना। अर्थात जो पांचवा प्रश्न था उसका उत्तर है केवल एक। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, इंडोनेशिया द्वीप समूहों में पश्चिम से पूरब की दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? अगेन मैं वही कहूँगा कि आप एक बार बढ़िया से पहले मैपिंग कीजिए। जैसे भारत के मानचित्र को आप देखेंगे तो भारत के मानचित्र में जियो पॉलिटिक्स में मैंने ये भी बताया था कि लगभग 6 डिग्री 25 मिनट पर भारत का अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार है, और सबसे पहले यहीं पर सुमात्रा द्वीप है, फिर जावा है जिसे हार्टलैंड ऑफ इंडोनेशिया कहते हैं, उसमें राजधानी है, बाली है, इधर बोर्नियो है ना। इस आइलैंड्स को अगर आप थोड़ा सा ऐसे ही नाव से घूमिए, क्योंकि लगभग 14,000 आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया में, कम से कम जो बड़े हैं, प्रमुख हैं, और साथ साथ उनके जो कुछ मंदिर हैं, जैसे बोरोबुदुर का मंदिर कहाँ है। अब जब चूँकि आप आइलैंड्स कर लिए, अगले बार मंदिर पूछ देगा, बोरोबुदुर का मंदिर कहाँ है, जावा में है, सुमात्रा में है, इसी प्रकार का, या बोर्नियो पे कौन सा प्रमुख मंदिर है। तो आप थोड़े बहुत कल्चरल यानी आर्ट एंड कल्चर के भी चीज़ों को, खासकर जो चोलों के समय में विस्तार हुआ था, उसको भी देख के चलें। इतिहास संस्कृति से संबंधित है, परंतु मुद्दा है आपके प्रश्न के बनने से, है ना। तो थोड़ा पर्यटन कीजिए। इसको मैप से मैं पहले दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए, सुमात्रा तो पहले ही हो जाएगा, जावा उसके बाद आ जाएगा। अब देखिए उसमें कौन कौन सा और हो सकता है।
तो ये देखिए एक मैप है, इसके इस तरफ होगा सुमात्रा, जावा। अब देखिए बाली, सुम्बावा, ये एटलस में ही है, एटलस से ही स्कैन करके लिया गया है। बाली, इसके अलावा लोम्बोक, शुम्बावा, शुम्बा, ये सुम्बावा है, शुम्बा, फ्लोर्स, टिश्कू, ये सब आइलैंड्स हैं। तो फिर कह रहा हूँ ये बड़ा आसान है, जब प्रश्न आ जाता है तो उसके उत्तर को बता देना, लेकिन आप अगर मैपिंग के इन परिप्रेक्ष्यों को ध्यान से पर्यटन के माध्यम से जोड़ना शुरू कीजिए। कि मैं पहले चला तो सबसे पहले आया सुमात्रा, जो बड़ा आइलैंड है, इंडोनेशिया का बड़ा द्वीप है और हमारे अंडमान निकोबार से काफ़ी निकट है। अंडमान से जब नाव लेकर निकला तो मात्र 140 से 60 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद मुझे सुमात्रा द्वीप दिख गया। सुमात्रा में कई मैंने हेरिटेज मंदिर देखे, मंदिर देखने के पश्चात मैं आगे बढ़ा तो जावा आया। जावा को हार्टलैंड ऑफ इंडोनेशिया कहते हैं, चूँकि जावा की राजधानी, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता यहीं पर है। जबकि यहाँ पे कई जो वोल्केनिक आइलैंड्स है या वोल्केनोज हैं वो भी हैं। इसके बाद बढ़े तो बाली। बाली काफ़ी कल्चरली या हेरिटेज वाइज स्ट्रॉन्ग है, छोटा आइलैंड है बाली। इसके अलावा मदुरा, ठीक है, मदुरा। कई बार ऐसा भी आता है कि जो चोल वहाँ पे गए तो मदुरई के प्रकार से ही, मदुरई के नाम के आधार पर ही यहाँ पर रखा गया, अभी भी ये मदुरा के रूप में जाना जाता है। एनीवे, और इधर आइए तो लंबोक, शंबावा, शुम्बा। तो हर एक आइलैंड का नाम याद रखना जरूरी नहीं है, केवल एटलस में जिनका नाम मेंशन है आप वही याद रखिए, और हार्डली 10 का नाम याद रखिए, तो डीप से डीप रूटेड क्वेश्चन भी आएगा तो आपका बन जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, हालांकि इसको एक और मानचित्र में लिया गया ताकि थोड़ा और डिटेल किया जा सके। अब आप पे देखिए तो जावा इधर हो गया, मदुरा दिख रहा है, बाली, शुम्बावा, फ्लोर, शुम्बा, तिमोर। अब ईस्टर्न तिमोर ये तो अलग नेशन ही बन गया है ना। तो ओवरऑल ये इसका सेटअप है। क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। सुमात्रा, जावा, बाली, लंबोक दिख रहा है, ये रहा लोम्बोक। बाली इसके पहले है, तो सबसे पहले आ जाएगा सुमात्रा, जावा, बाली, लंबोक। इसके अलावा शुम्बावा, फ्लोर्स, जैसा भी आता है बना सकते हैं। तो सुमात्रा, जावा, बाली एंड लंबोक, और उत्तर इसका इसी में है, अर्थात उत्तर हो जाएगा बी, है ना, उत्तर हो जाएगा बी। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप लोग थोड़ा सा पर्यटन कीजिए, खासकर विश्व का घूमिए, और या फिर स्पेशली मानचित्र कार्य पर यूट्यूब पे मैं दृष्टि आईएएस के थ्रू ही कई वीडियोस देने वाला हूँ, उसके तहत आप एंजॉय भी कीजिए वहाँ के लोकल फूड्स का, लोकल कल्चर का, हेरिटेज का, भारत से अंतर संबंधों का या अंतर्राष्ट्रीय बेहतर संबंधों का, और तब वो चीज़ें आपके दिमाग में स्थायी तौर पे आप लोग उसको रिटेन भी कर सकते हैं, और जब प्रश्न आएंगे तो आप बना भी सकते हैं। एनीवे, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में, उत्तर पश्चिमी भाग मतलब जो मैदानी भाग है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो हरित क्रांति का भाग है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, या थोड़ा बहुत उत्तरी राजस्थान भी रख सकते हैं। तो उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि जो विद्यार्थी इसको नहीं जानते होंगे, अभी तैयारी के बहुत ही प्रारंभिक दौर में वो है। इसका सिंपल उत्तर होगा पछुआ विक्षोभ या पश्चिमी विक्षोभ, अर्थात वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस, पछुआ विक्षोभ। ये एक शीतोष्ण चक्रवात है, यह एक शीतोष्ण चक्रवात है। और जब क्लास में आप, जिन्होंने मेरा क्लास किया होगा, मैं डिटेल में बताता हूँ कि शीतलहर, इसमें 6 से 7 दिन इसका जीवन चक्र होता है। और शीतलहर कब आता है? जब वर्षा ऑलमोस्ट समाप्त होती है, खास करके जब शीत वातावरण आगे बढ़ता है तो शीतलहर के साथ साथ हवाएं तेज चलती हैं तो बड़ी कष्टकारी होती हैं, खास करके बूढ़ों को लगती हैं। उसी समय उलाव जलवाने के लिए प्रशासन आज्ञाएँ देता है, फंड देता है, एसडीएम आदि अखबारों में भी निकलवाते हैं कि उसको उलाव जलवाया जाए, थाना की जिम्मेवारी होती है लोकल स्तर पर भी। ये सारा पूरा का पूरा प्लॉट डिटेल में डिस्कस किया जाता है। यहाँ तक मैंने बताता हूँ मैं कि पश्चिमी राजस्थान में इससे होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं, और पर्वतीय प्रदेशों में इसी पछुआ विक्षोभ से होने वाली वर्षा हिमपात अर्थात स्नोफॉल के रूप में होती है, जिससे पर्यटन को काफ़ी
बढ़ावा मिलता है। तो ये शीतोष्ण चक्रवात है जो भूमध्य सागरीय प्रदेश से उत्पन्न होकर के धीरे धीरे पश्चिम को विस्थापित होते हुए स्थानांतरित होते हुए ये भारतीय और भारत उपमहाद्वीप में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के पश्चात इनसे वर्षा होती है और इसका सीमांतकारी प्रभाव तो असम तक होता है, परंतु इनका निर्माण मूल रूप से मैदानी प्रदेश में बिहार तक होता है। उत्तर प्रदेश ऑलमोस्ट इसके केंद्रीय भाग में शामिल होता है। ठीक है, तो ये इसका उत्तर है, सिंपल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2011 के जनगणना के अनुसार जो किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? देखो, ये 11 की जनसंख्या के अनुसार ही नहीं, उसके पहले भी अरुणाचल प्रदेश ही था। यानी आप 2001 की जनगणना को भी देखोगे तो जनसंख्या का घनत्व सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में था और 11 के जनगणना के अनुसार भी अरुणाचल प्रदेश ही है। ठीक है, तो अब ये फिर वही तथ्यात्मक आ गया, अर्थात घनत्व के अनुसार, वितरण के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार, ये दो प्रकार से आता है। यदि जनसंख्या को आप देखोगे, मैं यहाँ फिर से लिख ही दे रहा हूँ, एक यदि वो भारत से संबंधित है, भारत से, तो राज्य के आधार पर आएगा, राज्य से संबंधित सूचनाएं, राज्य से संबंधित सूचनाएं होंगी। और यदि वो उत्तर प्रदेश से संबंधित आएगा, विश्व से नहीं आता, यूपी से संबंधित, तो जिलावार संबंधित सूचना होगा, जिले से संबंधित सूचनाएं होंगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अंतर्गत सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिल्ली एनसीआर में आता है, शामिल है। ठीक है, तो ओवरऑल थोड़ा इस पर्सपेक्टिव से जब पहले ही आप तैयार होकर जाते हैं तो आपको प्रश्न हमेशा रेडीमेड लगता है। कई बार तो उत्तर ढूंढना भी नहीं पड़ता कि ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है, आप सीधे उत्तर को फोरकास्ट कर देते हैं कि इसका उत्तर ये होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस स्तर पर तैयारी करने के से एक तो पीटी का रिजल्ट सुनिश्चित होता है, तो मुख्य परीक्षा की तैयारी में आपको कोई इंतजार नहीं करना पड़ता। चूँकि 70% विद्यार्थी इसीलिए फेल करते हैं क्योंकि पीटी के बाद वो अक्सर इंतजार करते हैं कि मतलब रिजल्ट क्या हो रहा है, आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। एक डोलड्रम की स्थिति बन जाती है, ये बड़ी खतरनाक होती है, रिजल्ट को हमेशा बाधित कर देती है। और उस समय सकारात्मक रिजल्ट अर्थात पीटी पास करने का रिजल्ट आने की सूचना के बाद भी विद्यार्थी बेहतर तैयारी नहीं कर पाते, क्योंकि बीच का पूरा समय वो दुविधा में ही गुजार देते हैं। इसलिए उस रणनीति के तहत आप तैयारी कीजिए। जो उत्तर प्रदेश पीसीएस के सिलेबस और प्रश्नों के पैटर्न पे वीडियो है उसको आप देखिए, डिटेल में भूगोल और पर्यावरण के लिए मैंने बनाया है, पीटी के लिए अलग और मेंस के लिए अलग। उससे आपको ये जरूर समझ में आएगा कि किस प्रकार से किन तथ्यों को, किन अवधारणाओं को या मानचित्र कार्य को तैयार करना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने लगभग 10 प्रश्नों को देखा, 8 प्रश्नों को देखा, 2 और देख लेते हैं, 10 प्रश्न। उसके पश्चात हम लोग चलते हैं खंड बी की ओर चलेंगे। तो इसके अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, विश्व का भूगोल से नोबी और कांतो। देखो, नोबी तो हो सकता है आपको ना पता हो, परंतु कांतो का मैदान जो 8वीं क्लास में रीजनल ज्योग्राफी है एनसीईआरटी में, उसमें भी दिया हुआ है। तो वैसे फिर मैं बता रहा हूँ कि जो प्रमुख पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, उनको थोड़ा बहुत तैयार कर लीजिए, तो आपका उत्तर वैसे निकल जाता है। तो नोबी थोड़ा सा ऑड नेम है जो जनरली पुस्तकों में नहीं मिलता, परंतु कांतो का मैदान ये फेमस है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? जापान में है। ये भी तथ्यात्मक ही है। अब तथ्यात्मक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि विश्व के वही मानचित्रकार से आप चलें तो पर्वत कौन से हैं, जैसे अब हम जापान की बात करें तो विश्व के सबसे एक्टिव वोल्केनोज में नाम आता है माउंट फ्यूजियामा, वो जापान में ही है। या इसके अलावा और भी कई ऐसे, सबसे बड़ा जो आइलैंड है जापान का होन्शु, वो भी वोल्केनिक आइलैंड ही है। तो थोड़ा बहुत इस प्रकार के कंटेंट या तथ्यों को जब आप याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो प्रश्न प्राय बाहर नहीं जाता। पर्वत, पठार, मैदान, प्रमुख आइलैंड्स, जैसे किनारी आइलैंड कहाँ है, या जहाँ पे नेपोलियन को कैद करके रखा गया था, या और भी ऐसे कई आइलैंड्स होते हैं वेलिंगटन जो प्रमुख हैं, उनकी विषय में जानकारी रखिए। और खासकर यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करते हुए कम से कम आइलैंड पे 3 प्रश्न तो प्रत्येक पीटी में देता ही है। प्रत्येक पीटी की बात कर रहा हूँ मैं, और वो जनरली लोगों से बनता नहीं है, स्टूडेंट से बनता नहीं है। पीटी होने के बाद बनाना नहीं है, पीटी के पहले अर्थात पीटी के दौरान जो प्रश्न आप बना रहे होते उस समय बनाएं, तभी बचा है।
तो 9 हुए। अब चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। जो 10वां प्रश्न है, कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? ऑब्वियसली ये एक पर्यटन वाले मानचित्र कार्य से संबंधित ही प्रश्न है। आपको पहले एक मैप दिखा दें। ऐसे मैं स्पेशली मैप देता भी हूँ विद्यार्थियों को, जिसमें एक कंसेप्ट से उसको सेट कर देता हूँ। विद्यार्थी बड़े एंजॉय करते हैं उसको। जैसे ब्लैक सी हो गया, यहीं पर सी ऑफ ओजोव है, ये रशिया है। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पर यूक्रेन की सीमा सट रही है, मिली हुई है ब्लैक सी से। मोल्डोविया का या मोल्डोवा की सीमा मिलती नहीं है, यहाँ तक यूक्रेनी है। इधर आ जाता है रोमानिया, है ना, तो रोमानिया मिल रहा है, बुल्गारिया मिल रहा है, और ये ग्रीन वाला टर्की ही है। इसके अलावा जॉर्जिया, है ना, यानी रशिया, मोल्डोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की एंड जॉर्जिया। आर्मेनिया या अजरबैजान इससे नहीं सटते। और अगर सी ऑफ ओजोव को लें तो एक तरफ से यूक्रेन है और एक तरफ से रशिया है। ये तो क्वेश्चन और टफ हो जाएगा, क्योंकि जनरली विद्यार्थी मान के चलते हैं 4 राष्ट्र तो होगा ही होगा। तो सिंपली आप देखिए, इसमें कहीं भी सीरिया आपको दिखा क्या? टर्की दिखा, जॉर्जिया दिखा, बुल्गारिया दिखा, सीरिया कहीं दिखा? और सीरिया वहां दूर दूर तक आपको नहीं दिखेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सीरिया। अर्थात काला सागर, ब्लैक सी के चारों ओर जो तटीय क्षेत्र में अवस्थित राष्ट्र हैं उनमें सीरिया नहीं है। ये गल्फ नेशंस में आता है। ठीक है, फिर से आप एक बार मानचित्र को देखिए तो यहाँ पे आपको सीरिया नज़र नहीं आ रहा होगा, है ना। तो इवन आर्मीनिया पे लोगों को कई बार डाउट होता है, क्योंकि आर्मीनियाई नॉट यहीं पर है, परंतु ये एरिया आ जाता है टर्की का। टर्की, जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन। अब देखो मोल्डोवा फिर सट नहीं रहा है, क्लियर नहीं है, यूक्रेन तक यहीं पर, यहाँ तक है। फिर थोड़ा सा रोमानिया, बुल्गारिया एंड टर्की, यही है ब्लैक सी। ठीक है, और ये सबसे बड़ी बात क्या है, यूपीएससी में भी 1-2 बार पूछ चुका है, 2 बार आई थिंक पूछा जा चुका है इसी पे, और यूपीपीसीएस में भी पहले ही पूछा जा चुका है। तो यही 10 प्रश्न हैं। पार्ट 1 का जो वीडियो था 2021 के पीटी के अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो पूछे गए थे प्रश्न, उसमें जो पहले 10 प्रश्न थे पार्ट 1 के अंतर्गत, तो यही पार्ट 1 का वीडियो था। अब इसको हम समाप्त करेंगे। पार्ट 2 में फिर 11 से लेकर के 20 तक फिर वैसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। और 2021 के प्रश्नों को टोटल 4 भाग में बांटा गया है, ताकि विद्यार्थी कम समय में ही उसको एंजॉय करते हुए तैयार कर सके, पढ़ सके, समझ सके। खास करके उस प्रकार के प्रश्नों को बनाने का तकनीकी या रणनीति क्या होना चाहिए, उस पर भी। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसके लिए सिलेबस का जो पार्ट था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है और प्रश्नों का पैटर्न या प्रारूप है, उसको अंतर संबंधित करके मैंने बताया था कि किन किन क्षेत्रों से किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और किस प्रकार से उनको तैयार किया जाना चाहिए। उसको देखिए, सीखिए, समझिए। क्योंकि टीम दृष्टि का यह प्रयास है कि लोक सेवा आयोग के अलावा, मतलब संघ लोक सेवा आयोग के अलावा, जो यूपीएससी के अलावा विशेष तौर पर जो राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले परीक्षार्थी हैं, जो किसी कारण से दिल्ली या प्रयागराज में दृष्टि का संस्थान है, सेंटर है, वहाँ नहीं आ पाते हैं, वो भी उन रणनीतियों से वाकिफ़ हो सकें और उसका लाभ उठा सकें, ताकि आपके चयन में हमारी एक अच्छी भूमिका हो और आप चयनित हो सकें। तो इसी शुभेच्छा के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।